इसको बाहर कैसे लोग देखें? जैसे इंडिया में हमारा एक परसेप्शन है कि हमने घर में घुस के मारा उनको, हम ट्रीज में, इजराइल में, बाकी जगहों पर, यूक्रेन में, रशिया में, वहां कैसे लोग देख रहे हैं जो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में? लेकिन जहां तक एक पर्टिकुलर चीज का बार बार जिक्र ट्रंप भी करता है और पाकिस्तान जिसको बहुत यूज कर रहा है वो पहली रात जिस टाइम हमारे 84 जहाज हवा में उड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और पाकिस्तान का एक क्लेम कि हमने आपके 6 जहाज गिरा दिए। ये भी कहना है कि हम तो और भी ज्यादा गिरा सकते थे क्योंकि हमने वी हैव लॉक डाउन टू मेनी ऑफ योर एयरक्राफ्ट्स, पर हमने कहा कि बात आगे ना बढ़े, इसे 6 गिराए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। देखिए बाहर जो सोशल मीडिया है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है कॉमन पब्लिक में और इवन इन द एलिट्स, मिलिट्री एलिट्स आउटसाइड इंडिया, इज दैट इन ओवरऑल वॉर जहां भी एयर बैटल हुई जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज तक की सबसे बड़ी एयर बैटल थी। 84 जहाज हिंदुस्तान के हवा में उड़े थे और 42 पाकिस्तान के थे, और उन्होंने, लेकिन दुनिया का यह मानना है कि उस वक्त हिंदुस्तान के कुछ जहाज गिरे, कितने गिरे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा दुनिया में परसेप्शन है सच। बट हालांकि उसके टुकड़े कहीं हमें दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि हमने कहा कि सैटेलाइट इमेजेस के जरिए कुछ दिखा दो। वो बोले पामपोर मैंने खुद देखा है, वीडियो बठिंडा के पास से आए हैं, 2 जगह से तो मैं कंफर्म, यहाँ वीडियो मैंने खुद देखे हैं आए हैं। जो उनका एयरबेस उड़ाया वो तो हमने दिखाया कि देखो तुम्हारा ये गड्ढा हमने कर दिया, चाहे वो गड्ढे तो एक दिन में भर जाते हैं, गड्ढे एक दिन में भर जाते हैं, और वो कोई उसको बड़ा डैमेज नहीं मानता मैं। ओके। एक चीज जो बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत है, एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, ऑल द एयर डिफेंस, ऑल द रडार्स फ्रॉम नेवी टू आर्टिलरी टू एविएशन टू एयरफोर्स, ऑल एवरीथिंग वाज इंटीग्रेटेड, which I think were integrated on our side as well. Probably we need better integration of this. टेक्नोलॉजी उनके पास है। चाइनीज लड़ाई सामने आई है, हम बिल्कुल अकेले थे इस लड़ाई में। आपने ऑब्जर्व किया ये जिस तरह से टर्की, चीन, अजरबैजान बिल्कुल खुलकर खड़े थे पाकिस्तान के साथ में कि हमारा एक ब्रदर मुल्क है और हम इसके साथ खड़े हैं और आखिर में लड़ेंगे। हमारे साथ कोई खड़ा था ऐसे? नहीं, एक भी मुल्क नहीं था। और हम जयशंकर जी की आंखों में वो हम दिखा देते हैं लेजर जा रही हैं और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ झंडे गाड़ दिए। बहुत अच्छा काम किया है, मैं कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एंड रिजल्ट ये है। और अगर कल चीन, अमेरिका और ये सब, चीन और पाकिस्तान इकट्ठे हो जाते हैं और टर्की इकट्ठे हो जाते हैं, सऊदी अरेबिया ने तो पैक्ट कर ही लिया है कि अगर पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो सऊदी अरेबिया शामिल है, तो हम कहाँ जाएं, किससे लड़े? बांग्लादेश हमारी वैसे दुश्मनी हो गई है, अभी हम अकेले लड़ेंगे उनसे? हमें इस पे सोचने की जरूरत है कि हमारी क्या जो हम नॉन अलाइनमेंट कर रहे हैं, हम किसी से दोस्ती नहीं करेंगे, किसी से दुश्मनी करेंगे, क्या ये सही है? और अगर कैसी क्रिटिकलिटी आती है, विजयनगर अंपायर जो था, कृष्णदेवराया इतना महान अंपायर था, कैसे तबाह हुआ? सारे दुश्मन जो मुसलमान थे आसपास सारे क्योंकि अकेला हिंदू किंगडम था, सारे इकट्ठे हो गए, जो आपस में दुश्मन थे वो भी इकट्ठे हो गए, अकेला लड़ा और सारे इकट्ठे हो गए तो हार गया, खत्म कर दिया गया, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। आप मतलब आपकी मैं ऐसा भी कहना चाह रहा हूं कि जो इतिहास में हमने गलतियां की हैं वो उनका दोहराई नहीं होनी चाहिए, और उसमें कैसे रोक सकते हैं इसको हमें इस पे सबक लेने की जरूरत है, इस पे स्टडी करने की जरूरत है और इस पे काम करने की जरूरत है। तो आप एक फौजी भी रहे हो, एक जर्नलिस्ट भी रहे हो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अप टू मार्क नहीं है? मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बहुत, जैसे हमेशा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है या कई और मुद्दों पर हमें बहुत सपोर्ट मिला है, और न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं हमें कुछ हद तक हमें कामयाब भी आई है। लेकिन क्या जो क्रिटिकल मोमेंट होगा, देखिए अंत में क्या, जब आपके एग्जिस्टेंस की बात आ जाएगी, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि हमें खत्म कर देंगे सारे ये मुस्लिम दुश्मन मुल्क मिलके, उससे हमें बचाने कोई अगर नहीं आएगा, तो क्या हमारी न्यूट्रलिटी ठीक पॉलिसी थी? ये हमें सोचना है, और ऐसी हालत में हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, कैसे हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। सिर्फ हमारी अकेली ताकत काम नहीं आएगी। चीन जैसे हम ट्रेड डील करें, हमने ईयू के साथ डील की, हमने अमेरिका के साथ डील की, तो वो कह रहे हैं कि हम अपना देश की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बाकी जो है वो आपस में लड़ मर रहे हैं। अभी मिश्रा जी, जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे, यहाँ पे जब उन्होंने कब्जा किया, मैं सिर्फ आज से 200 साल की बात कर रहा हूँ, एज पर वन एस्टिमेट हम दुनिया का 25% जीडीपी प्रोड्यूस करते थे, 25% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आज यूएस भी नहीं करता है। True. उस टाइम में हमने बड़ा ग्रोथ पे ध्यान दिया हुआ था, और आज से 1500 साल पहले जब हमले शुरू हुए, सोमनाथ को इतना लूटा गया, इतने हमले हुए, तब हम सोने की चिड़िया थे। अब भी हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं, तो फिर लूट ली जाएंगे। तो क्या सिर्फ फोकस जीडीपी पे होना चाहिए? सही बात है। जब तक हम अपने को मजबूत नहीं करते और जब तक हम इंटरनल थ्रेट्स को नहीं समझते, एक्सटर्नल थ्रेट्स को एसेस नहीं करते ठीक से, जीडीपी ग्रोथ, सोने की चिड़िया, सब बेमानी है। बिल्कुल सही बात है। कि ऑपरेशन सिंदूर में भी इतनी सारी फेक इंफॉर्मेशन इसलिए निकाली गई ताकि हथियार कारोबार चलता रहे। वो जो 6-0 रफाल के जिक्र आया या इधर आया, क्योंकि वो लड़ाई चल रही थी चाइनीज इंडस्ट्री वर्सेस आपकी फ्रांस इंडस्ट्री, अमेरिकन इंडस्ट्री।
भारत के पास जो हथियार थे वो फ्रांस की इंडस्ट्री के थे, पाकिस्तान के पास जो हथियार थे वो चाइनीज इंडस्ट्री के थे और अमेरिकन इंडस्ट्री के थे। और एक थ्योरी निकल कर आई कि इसलिए भी मार्केट फैलाया गया ताकि, क्योंकि ये पहली वॉर थी जो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में वॉर थी, ताकि अब जो देश है वो इनको देखकर एक्साइटेड हो कि ये जीता, इसके हथियार ज्यादा मंगा लेते हैं। देखिए, इसमें काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अगर कोई नया मुल्क कोई हथियार खरीदने की सोचता है तो दे वांट बैटल टेस्टेड वेपन्स। ऐसे कहने को तो आप कुछ भी कहें, शोज में आप कुछ भी दिखा दें और कुछ भी स्पेसिफिकेशन लिख दें, लेकिन लड़ाई में जो हथियार टेस्ट हुए और जिन्होंने अपनी एफिकेसी प्रूव की है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो हथियार खरीदे। तो इसमें जो थियरी आप बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैं भी इसको सच मानता हूं कि जो भी इसका आउटकम आया है, तो जो हथियार इसमें सक्सेसफुल हुए हैं उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज ने उनको बहुत मार्केटिंग की है कि लुक हाउ वी हैव सक्सेडेड इन दिस। और हमने देखा उसके बाद जो चाइनीज एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी सेल बढ़ी है। इनफैक्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट विच इज इन कोलैबोरेशन, दे प्रोड्यूस सर्टेन एयरक्राफ्ट विद चाइना which now Azerbaijan has ordered and I think few other countries have ordered those aircraft। तो S-400 की डिमांड बहुत बढ़ गई बिकॉज ऑफ द वेरी सक्सेसफुल, हमारे आकाश मिसाइल काफी सक्सेसफुल है, उनकी डिमांड बढ़ी है। तो यस, देयर इज ऑलवेज एन एंगल दैट विच एवर वेपन्स हैव डन वेल इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, उस कंट्री जो उसको प्रोड्यूस करती है उसको मार्केटिंग के लिए यूज करती है और उसकी डिमांड दुनिया में बढ़ जाती है। ये सच है जो ऑपरेशन एजेंसी में। लेकिन उसके बावजूद हमारे उतने ही सैनिक मारे जाना है, उससे ज्यादा मारे जाना, जितना उग्रवादी मान रहे हैं मारे जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई 2 हफ्ते के लिए, हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है 1 साल 1.5 साल के लिए, वो पूरी यूनिट में ट्रेनिंग चलती है। तो कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग में खामी है, कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग सीरियसली नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो लोअर लेवल हो चाहे हायर लेवल हो, जो प्रायोरिटीज दी जा रही हैं। देखिए, मैं एक और बहुत थोड़ी चीज होती है जिसमें 90% अफसर जो है फौज के, मेरे इस चीज को नाम ऐसे मेरे खिलाफ हो जाए इस चीज को सुन के, लेकिन जो एक सहायकी सिस्टम है फौज के अंदर, ऑर्डरली सिस्टम है कि आप एक जवान को नौकर कहना तो गलत होगा, एक सहायक बोलते हैं उसको, कि आपकी हर चीज में, लेकिन वो आपके हर चीज कर रहे हैं जो एक नौकर करते हैं घर में। देखिए, हमारे जवान क्यों इतने सक्सेसफुल हुए ब्रिटिश इंडिया के अंदर, क्योंकि जवान के अंदर एक वो गौरव है कि मैं सैनिक हूं। लेकिन जब उससे आप ऐसे काम करा रहे हैं जो एक सैनिक को नहीं करने चाहिए और उसको एक फौजी वो जामा पहना देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये हादसे हो रहे हैं, मैं उसको भी एक तरह से उसके लिए जिम्मेदार मानूंगा। दूसरा, जहाँ आप किसी ट्रेनिंग सेंटर चाहिए, ये नहीं कि मैंने फौज छोड़े मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं हिंदुस्तान आर्मी के लगातार टच में रहता हूँ, जवानों से बात करता हूँ, जैसा मैंने बोला पत्रकार बन गया हूँ ना अभी, तो हर चीज पता करता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं। तो ये जो है, जहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, कुछ जगह हो रही है, कुछ अच्छे कमांडेंट्स आते हैं कराते हैं, लेकिन ज्यादातर हर जगह सहायक बांट रखे हैं आपने। जहां भी उस कमांडेंट को, उनके कर्नल साहब को अगर कोई फेवर चाहिए फौज के अंदर, वहां एक सहायक दे देता है वो। और सहायक कौन चाहते हैं? ज्यादातर इन्फेंट्री के जवान वही राजपूत, जाट, सिख, गुरखे जो लड़ने हुए लोग हैं, उनको अगर आप ये काम कराएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग, उनका जो मोटिवेशन लेवल है और जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं वो सामने आएंगे। मेरे को आपकी बात सुन के एक फौजी की बात याद आई, क्योंकि एक चैनल में कई सारे फौजी हमारे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसे पता करें कि जो आतंकवादी है वो कश्मीरी है या पाकिस्तान से आया है। तो उन्होंने एक बड़ा छोटा उदाहरण दिया था मुझे कि अगर शहादत उनकी ज्यादा होती है कि 4 आतंकवादी, आप खबर पढ़ते हैं कि 4 आतंकवादी मारे गए और कोई जवान शहीद नहीं हुआ या 1 जवान शहीद हुआ, तो समझ लेना वो कश्मीर का था, क्योंकि वो उतने ट्रेंड नहीं होते हैं, नए होते हैं, सिर्फ जोश में आगे भेज दिया गया। लेकिन अगर ये उल्टा सुनाई पड़े कि 2 आतंकवादी मारे गए, 4 हमारे भी जवान शहीद हुए, तो समझ लेना वो सरहद पार से आया था, क्योंकि वो बहुत ट्रेंड होके आया था, मुश्किलों से आया था। तो मेरे जहन में हमेशा सवाल चलता था कि अगर एक आतंकवादी उतनी ट्रेनिंग ले रहा है तो हम क्या कमजोर पड़ जा रहे हैं ट्रेनिंग उस पे? और ये फौजी की बताई हुई बात है कर्नल, वही आपको बता रहा हूं कि वो जो सरहद पार से भी आया है ना, उसकी ट्रेनिंग भी कुछ हफ्तों ज्यादा नहीं होती है। यहाँ हम 9 महीने तो सेंटर में ट्रेनिंग कराते हैं, एक नए जवान जो भर्ती होता है उसकी लगातार यूनिट में ट्रेनिंग चलती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं ये चीज बोल रहा हूं ना, कल 10 लोग मुझे इस चीज के लिए गाली देंगे कि आप भी कैसे बोल सकते हो अपनी फौज के बारे में। अरे हमारी फौज इसलिए बोलना जरूरी है, अगर इस चीज को हम एड्रेस नहीं करेंगे और सिर्फ फौज के अंदर रहने देंगे तो इसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता। एक और सवाल मेरे जहन में ऐसे आ गया, क्योंकि इससे का जिक्र हो गया, किसी एक जवान ने मुझसे कहा कि 26 जनवरी को जो परेड होती है उसमें हमारे यहाँ कर्तव्य दिखाया जाता है सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर। एक जवान के तौर पर कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, मार्च पास्ट ठीक है, आपकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, सही है, बहुत अच्छी चीज है। हमारे जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका मनोबल बढ़ता है कि देखिए हमारी फौज कितनी स्ट्रांग है और हमारी रक्षा कर सकती है, सक्षम है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जिस चीज के मैं खिलाफ हूं थोड़ा, आप जो लगातार मैं बचपन से देखता आ रहा हूं,
वो एक मोटरसाइकिल चल रही है, उसके ऊपर डंडे लगा रखे हैं, किसी में 10 लोग, किसी में 20 लोग, कोई इस पर शीर्षासन कर रहा है। देखिए, हम सर्कस नहीं है, ये फौज है, और हमें सिर्फ वो चीज़ दिखानी चाहिए जो हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल दिखाती हैं। हाँ, झलकियाँ वो अलग हैं, वो हमारी कल्चरल विरासत को दिखाती हैं, अलग चीज़ हैं। जहाँ तक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, वो चीज़ें दिखाएं जिससे हमारा कॉम्बैट पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखे, हमारे नागरिकों को दिखे। इस तरह की चीज़ दिखा के मजाक बनता है। मेरे जो बाहर के दोस्त हैं, मेरे बहुत मुल्कों की आर्मी ऑफिसर्स फ्रेंड्स हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मुझे किसी ने क्लिप दिखाई, राज इज दिस इंडियन आर्मी? वो मोटरसाइकिल चला रहा है मुझे बड़ी करके, और 5-6 लोग चढ़े हैं ऊपर नीचे, और वो हम नेशनल रिपब्लिक डे के अंदर वो हम अपने कर्तव्य पथ पे चला रहे हैं। मतलब व्हाट इंप्रेशन वी गिविंग टू द वर्ल्ड। आई डोंट वांट टू बी एक्स्ट्रा क्रिटिकल, बट वी हैव टू स्टॉप डूइंग दिस सर्कस एंड ऑल। लेट्स शो ओनली कॉम्बैट पावर व्हेन वी शो इट टू अपने जो नागरिक हैं, अपनी सिटीजनरी है, उनका मोरल बढ़ाने के लिए, और दुनिया में एक इंप्रेशन के कारण है कि जैसे पाकिस्तान में भी हम देखते हैं, आसिम मुनीर हुए, शहबाज शरीफ हुए, इन्होंने भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो भी लड़ाई रुकवाएंगे, और अगर हिजबुल्लाह हमास आता है तो ये भी अटैक करेंगे। तो वो इस तरह कोई कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बता दूं कि अभी इजराइल हैज बिकम वेरी एक्टिव इन बलोचिस्तान, बिकॉज बलोचिस्तान के एक तरफ है ईरान, और ईरान में एक प्रोविंस है कॉल्ड सिस बलूचिस्तान। वो सारे सुन्नी मुसलमान हैं, बलोच हैं, जबकि ईरान पूरी एक शिया कंट्री है। तो वो हमेशा उनको दबाते आए हैं जो बलोच हैं ईरान के अंदर। तो ईरान नंबर 1 दुश्मन है इसराइल का, और इधर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कंट्री है वो इसका दुश्मन है। अगर बलोचिस्तान कल एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन जाता है, और वो अगर ईरान के साथ अलाई करता है, जैसे कुर्द कर रहे हैं अभी, इजराइल के साथ अलाई करता है, तो दिस इज द बेस्ट सिनेरियो फॉर इजराइल, वेयर दे कैन कीप एन आई ऑन ईरान एज वेल एज पाकिस्तान एट द सेम टाइम विद द बेस इन बलोचिस्तान। इज इट पॉसिबल? चल रहा है इस मतलब वक्त अटैक जो बढ़ गए हैं, बलोच लीडर्स है। पीछे अभी एक इकोनॉमिक टाइम्स ने शायद एक इंटरव्यू पब्लिश किया है ऑफ अ बलोच लीडर हु इज इन एग्जाइल, जिसने बोला कि हमने इजराइल को बोला है आप हमें इस वक्त सपोर्ट करो, एंड वी विल रिकॉग्नाइज इजराइल, वी विल हैव डिप्लोमेटिक